सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी साइंस न्यूमेरिकल 2.0 में प्रेशर, मास एंड डेंसिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल की, जो आपके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज देख रहे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं, और इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रेविटेशन के कंप्लीट न्यूमेरिकल को डिस्कस करा था। आप में से कोई भी छात्र नहीं देख पाए तो मेरे मित्र वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाकर के। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रेशर, मास और डेंसिटी। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और आप कह सकते हो इसका कंसेप्ट भी बहुत बेसिक सा है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल आ जाएं तो मेरे मित्र, अगर आप एग्जाम से पहले उसको फेस नहीं किए हुए रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एग्जाम हॉल में परेशानी का कारण बन जाता है। और इसीलिए मैंने लिखा कि दाब का ये सवाल कहीं दबा ना दे, तो एग्जाम से पहले मेरे मित्र ऐसे सवाल का प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही सरल सा सवाल, लल्लू सा सवाल। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बटा एरिया, और हम लोग इसको लिखते भी हैं P इक्वल टू F बटा A। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt टू द पावर -2 होता है, और एरिया है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये mlt टू द पावर -2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो L टू द पावर -2 हो जाएगा। और मेरे मित्र, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये हो जाएगा ml टू द पावर -1 और t टू द पावर -2। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि दाब का बीमा सूत्र क्या है, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे ml टू द पावर -1 और t टू द पावर -2। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा यहाँ पे कि हम सभी कह रहे हैं कि सर प्रेशर जो है वो फोर्स बटा एरिया है, यानी कि बल और जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो दाब कहलाएगा। तो इस रिलेशन से आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि प्रेशर जो है वो बल के समानुपाती होती है। प्रेशर क्या होती है, बल के समानुपाती होती है, और साथ ही साथ जो एरिया होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। कई सारे छात्र यहाँ पे मिस करते हैं, इसको आपको मिस नहीं करना है। क्या याद रखेंगे कि गुरुजी अगर बल बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है दाब बढ़ेगा, और बल घटाएंगे तो दाब घट जाएगा। ये तो आपका डे टू डे लाइफ का फीलिंग्स है। अब उसी तरीके से याद रखिएगा कि एरिया जो है वो प्रेशर के साथ कैसा रिलेशन रखता है, आप कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती वाला। मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जहां पे बल लग रहा होता है, जहां पे जिस एरिया पे बल लग रहा होता है उस एरिया के सर जो दाब है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या हुआ कि गुरुजी अगर एरिया बढ़ेगा तो आप कहेंगे सर प्रेशर घट जाएगा, और अगर एरिया घटेगा तो आप कहेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा। बहरहाल बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला सवाल बहुत ही सरल सा सवाल, आपका डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी से भी सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अब इसमें कोई तामझाम नहीं है कि आपको इसमें लगेगा कोई अलग सा कंसेप्ट है। ऐसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है कि चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है, SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे अपेक्षिक घनत्व की बात की जा रही है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की बात की जा रही है। और आपने बताया है कि जो अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है, अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप सभी कहते हैं वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटा आप सभी याद रखेंगे जल का घनत्व। ये चीज मैंने आप सबों को पीछे के सेशन में फॉर्मूला वाले वीडियो में बताया है। आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि चांदी का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा, तो वस्तु के रूप में यहां पे हमारे पास क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी चांदी यानी कि सिल्वर है। तो चला जी, जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि चांदी का घनत्व क्या होगा, तो आप सभी कहिएगा कि पहले तो चांदी का जो अपेक्षिक घनत्व है वो दिया हुआ है 10.8, बराबर है, आप कहेंगे बिल्कुल। फिर कह रहा है कि पानी का घनत्व 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है, तो जल का घनत्व आपको दिया हुआ है, निकालना क्या है, तो आप सभी कहेंगे वस्तु में चांदी है गुरुजी, तो चांदी का घनत्व निकालना है हमको। तो चांदी का घनत्व अब बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जल का घनत्व दिया हुआ है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। क्या कहिएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो हमारा चांदी है उसका डेंसिटी, चांदी का डेंसिटी कितना हो जाएगा,
10.8 इंटू 10⁻³ याद रखिएगा, हम घनत्व की बात कर रहे हैं तो घनत्व का यूनिट होता है और इसको यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बोलेंगे 10.8 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। याद रखिएगा इसी यूनिट को हम लोग दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं केजी m⁻³ तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा कि ये जो आपेक्षिक घनत्व है, इस आपेक्षिक घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती है और ये जो आपेक्षिक घनत्व है ये विमाहीन राशि है। ये याद रखिएगा कि आपेक्षिक घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि चांदी का घनत्व 10.8 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब है, यहां पे केजी पर मीटर क्यूब है, और पानी का घनत्व 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या है? मेरे भाई क्या ये सवाल आपसे सॉल्व नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 और आपसे पूछा जा रहा है कि बर्फ की एक आयताकार सिल्ली की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका द्रव्यमान 7.2 केजी है। इसे चित्र 4.17 के ए तथा बी में दिखाए गए तरीके से टेबल पर रखा जाए तो प्रत्येक स्थिति में उसके द्वारा टेबल पर लगाए गए दाब की गणना करें और जी का वैल्यू आपको कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मेरे मित्र जो मैंने आपको थंबनेल पे लिखा था कि दाब के ये सवाल जो है आपको एग्जाम में कहीं दबा न दे, तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए था। आपको मालूम है एनसीईआरटी पैटर्न से सवाल पूछे जाते हैं और रेलवे का कोई ठीक नहीं है कि वो एनसीईआरटी के किस टॉपिक के किस सवाल को शामिल कर ले। तो ऐसे में जब चैप्टर वाइज देख रहे हैं तो ये हमारी मतलब कह सकते हो जिम्मेदारी है और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप संपूर्ण तैयारी करके एग्जाम हॉल में जाओ और ऐसे सवाल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो जो आपसे कहा जा रहा है कि बर्फ की एक आयताकार सिल्ली है और वो आपका कुछ इस तरीके से है, दो स्थिति में ए और बी, दो स्थिति में आपका ये बर्फ की जो आयताकार सिल्ली है वो रखी हुई है। और ध्यान दीजिएगा यहां पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बर्फ की इस आयताकार सिल्ली का द्रव्यमान 7.2 केजी है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं बर्फ की सिल्ली, इसका जो मास है वो कितना है 7.2 केजी है। इसका भी मास कितना है 7.2 केजी है। और यहां पे जो ये रखा हुआ है इसके आधार का डायमेंशन दिया हुआ है चित्र ए तथा बी में, यहां पे जो टेबल पे दिखाया जा रहा है उसी तरीके से रखा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों स्थिति में लगाया गया जो दाब है उसकी गणना करें। क्या कहिएगा कि गुरुजी ये जो बर्फ का सिल्ली यहां पे हमें दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये जो बर्फ का सिल्ली यहां पे है तो इसकी अगर आप जो जहां ये रखा हुआ है वहां की अगर आप एरिया की बात करोगे तो क्या कहोगे कि गुरुजी ये इसका एरिया जो है वो ये है, ये इसी आधार पे रखा हुआ है। और अगर हम बात करेंगे सर इस बर्फ के सिल्ली की एरिया की तो आप कहेंगे गुरुजी इस बर्फ के सिल्ली की एरिया का एरिया ये है, यानी कि ये इसी आधार पे रखा हुआ है। तो आप सभी क्या कहिएगा कि हम सबों को तो ये आसानी से मालूम है कि प्रेशर जो है वो फोर्स बटा एरिया होता है, प्रेशर जो है वो फोर्स बटा एरिया होता है और इसी फॉर्मूला से ये सवाल बनेगा। मेरे मित्र बिल्कुल बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी इस बर्फ के सिल्ली का द्रव्यमान दिया हुआ है, बर्फ के सिल्ली के द्वारा इस दोनों के एरिया पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है ये नहीं बताया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि आपने बताया है कि कोई भी वस्तु अगर कहीं पे रखी हुई रहती है तो वो अपने द्रव्यमान कह सकते हो कि अपने भार के चलते क्या करती है दाब उत्पन्न करती है। तो बर्फ की सिल्ली अगर यहां पे रखी हुई है मेरे मित्र तो पृथ्वी का गुरुत्व तो इस पे काम कर रहा होगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब इसका द्रव्यमान दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि ये जो बल लगा रहा होगा कहां पे सर इस एरिया पे, वो अपने भार के बराबर बल से बल लगा रहा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यही कंसेप्ट है कि यहां पे इस दोनों ही बर्फ की सिल्ली का द्रव्यमान चूंकि 7.2 केजी है तो इसका जो भार होगा, इसका जो बर्फ की सिल्ली का जो वेट होगा चिल्ला वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 7.2 इसका द्रव्यमान है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप कहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पे दिया गया भी है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा 72 न्यूटन हो जाएगा। मतलब जो बर्फ की सिल्ली है वो इस एरिया पे आप कहेंगे 72 न्यूटन का बल लगा रहा है और इस एरिया पे 72 न्यूटन का बल लगा रहा है।
तो क्या मेरे मित्र अब ये सवाल आपसे नहीं बनेगा? आप कहेंगे आसानी से बन जाएगा। सर जब हमको एरिया ही निकालना है तो हम पहले स्थिति में अगर आए, यानी कि स्थिति ए की चर्चा करें, तो यहां पे एरिया हमारा क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एरिया के लिए यहां पे जो हमारा लेंथ है, यानी कि जो हमारा लंबाई दिया गया है वो कितना? तो आप सभी कहेंगे 40 सेंटीमीटर। तो एरिया हमारा मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है चला, तो लेंथ हमारा 40 सेंटीमीटर है और ये जो ब्रेथ है ये 20 सेंटीमीटर है। तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी सेंटीमीटर में, इसको यहीं पे मीटर में बदल लीजिए। तो लीजिए 40/100, 20/100, ये 2 जीरो ये जो कैंसिल, और ये हो गया 8/100, मतलब 0.08 मीटर स्क्वायर। मतलब स्थिति ए जो है उसमें जो आपका ये 72 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस 7.2 केजी वाले बर्फ के सिल्ली के द्वारा, वो कितना एरिया पर? सर 0.08 मीटर स्क्वायर एरिया पर। तो चला फोर्स हमारा कितना, सॉरी प्रेशर कितना होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसीलिए जो हमारा P होगा वो फोर्स कितना है? आप कहिएगा F/A। फोर्स कितना? आप कहेंगे 72 न्यूटन। और एरिया कितना है आपका? आप कहिएगा 0.08। मेरे भाई पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो जाएगा और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 8 9 जा 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा 900 पास्कल। कितना हो जाएगा? 900 पास्कल। तो मेरे मित्र स्थिति ए में कितना दाब लग रहा है? आप कहेंगे 900 पास्कल का लग रहा है। अब सेम है आपका कहां पे? तो सर यहां पे। अब अगर गौर से यहां देखेंगे तो ये जो आपका एरिया है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो जो लेंथ है सर, जो आपका बी है, जो आपका बी स्थिति है इसमें लेंथ 20 सेंटीमीटर और जो वाइड है आपका वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां एरिया हमारा क्या होगा? आप सभी कहेंगे 20 नहीं के 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मेरे मित्र 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। याद रखिएगा इसको मीटर स्क्वायर में अगर हमको बदलना है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे? आप कहेंगे गुरुजी 1 पर 4 को 0 से अगर डिवाइड कर देंगे ये कैंसिल, और एरिया आपका कितना आ गया? 0.02 मीटर स्क्वायर। यानी कि स्थिति बी में जो बर्फ के सिल्ली के द्वारा बल लगाया जा रहा है वो 0.02 मीटर स्क्वायर के एरिया पर बल लगाया जा रहा है। तो सवाल यह है कि इस स्थिति में दाब का वैल्यू कितना होगा? तो मेरे मित्र आप सभी ये याद रखिएगा कि बी वाले स्थिति में जो दाब होगा आप कहेंगे P = F/A, यानी कि 72 बटा एरिया कितना है? आप सभी कहेंगे 0.02। ये पॉइंट हटा दो, यहां पे आपका 2 जीरो आ जाएगा। 36 दूना 72, मतलब स्थिति बी में आपका कितना दाब लगेगा? आप कहेंगे 3600 पास्कल। और स्थिति ए में कितना लगेगा? आप कहेंगे सर 900 पास्कल। सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मेरे मित्र आपके मन में सवाल आएगा कि गुरुजी क्या इतना बड़ा सवाल हमारे एग्जाम में दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। क्या आपको इसमें कहीं पे भी फॉर्मूला के अलावा कुछ और करना पड़ा है? अगर आप एक बार प्रैक्टिस में हैं तो क्या ऐसे सवाल को आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा? चला हमें तो आपको समझाना है तो हमने तोड़ तोड़ के बताया, लेकिन अगर आपको आंसर निकालना है तो क्या इतना तिकड़मबाजी करने की जरूरत है? आप सभी कहेंगे बिल्कुल नहीं। बस हमारे पास कंसेप्ट है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटा एरिया होता है, तो हम यहां पे एरिया क्या करते सर? कैलकुलेट करते। और फोर्स हम सबों को मालूम है, स्थिर स्थिति में कोई भी वस्तु रखी हुई है तो उसके भार के चलते जो बल लगेगा उसी से दाब उत्पन्न होगा। हमारा आंसर आ जाता। तो उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि 500 ग्राम के एक गुटके का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर कह रहा है कि यह गुटका 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में डुबोया जाता है। इस गुटके द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा? क्या यह सवाल आपसे बनेगा मेरे मित्र? बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कोई लाग लपेटा नहीं है। कह रहा है कि 500 ग्राम का कोई गुटका है। मतलब गुटका बोले तो सर ये पान पराग रजनीगंधा नहीं सर, गुटका मतलब लकड़ी का कोई गुटका होगा, या फिर आप कह सकते हो सर पत्थर का कोई टुकड़ा होगा। जनरली लकड़ी के गुटके को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुटका कहते हैं टुकड़ा को। तो इसका जो द्रव्यमान है चला वो कितना है? आप कहिएगा 500 ग्राम। अब इसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। और मेरे मित्र इसको क्या किया जा रहा है? डुबोया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? डुबोया जा रहा है। मान लो कि इस द्रव में इसको हम डुबोएंगे, क्या कहोगे चला कि गुरुजी एकरा अगर डुबोइएगा तो कुछ पानी बाहर निकलेगा।
जैसे ही हम इस गुटका को इसमें इमर्स करेंगे, आप कहिएगा कुछ पानी बाहर निकलेगा। कितना पानी बाहर निकलेगा? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यहां पे जैसे ही वस्तु इस द्रव में डूबेगी, जिसका घनत्व कितना दिया हुआ है सर? जो द्रव है उसका घनत्व कितना दिया हुआ है? द्रव का घनत्व आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो आप कहेंगे जैसे ही इस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाले द्रव में ये गुटका जाएगा, ये अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करेगा। क्या करेगा? अपने आयतन के बराबर जो द्रव के आयतन का भार होगा उसको विस्थापित करेगा। तो हम लोग सिंपल क्या कहेंगे कि गुरुजी इस गुटके का आयतन कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना पानी विस्थापित करेगा? तो आप कहेंगे सर इसका जो आयतन है इसके भार के बराबर ये क्या करेगा सर? पानी को विस्थापित करेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि गुरुजी जो ये विस्थापित पानी होगा उसका आयतन भी लगभग 350 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। बिल्कुल मेरे मित्र। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा, तो विस्थापित पानी हम ये लिख सकते हैं क्या चला कि विस्थापित पानी का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुटके के आयतन के द्रव्यमान के बराबर। आप कहेंगे बिल्कुल मेरे मित्र। क्या होगा? विस्थापित पानी का द्रव्यमान इक्वल टू गुटके के आयतन का द्रव्यमान। क्या? गुटके के आयतन का द्रव्यमान। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो कि जब हम ये कह रहे हैं कि सर इस द्रव का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो विस्थापित पानी का द्रव्यमान है वो गुटके के आयतन के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो विस्थापित पानी का आयतन आप कहेंगे गुटका का आयतन होगा। विस्थापित पानी का आयतन क्या होगा? आप कहेंगे गुटका का आयतन होगा। तो मेरे मित्र यहां पे हम ये लिख दें, विस्थापित पानी का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे गुटके के आयतन के बराबर होगा। गुटके के आयतन के बराबर। तो आप हमको ये बताओ कि जब आपको फॉर्मूला मालूम है कि रो इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम होता है, तो क्या आप यहां से m इक्वल टू रो इंटू भी ना कह सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल। तो चला जी, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। आपने बोला विस्थापित पानी का द्रव्यमान गुटके के आयतन के द्रव्यमान के भार के बराबर होगा, और जो विस्थापित पानी होगा इस हिसाब से उसका आयतन भी 350 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। तो आप ये कह सकते हो कि विस्थापित पानी का आयतन हमको मिल गया 350। अब जो आपका द्रव है उसका घनत्व कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे मित्र ये 1 ग्राम आपका, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो गया हमारा 350 ग्राम, और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि किसी गुटके को क्या किया जाता है सर, किसी द्रव में डुबोया जाता है और उसका आयतन दिया हुआ रहे, तो आप सभी याद रखेंगे कि जब भी उसके द्वारा पानी निकाला जाएगा तो उसके आयतन के बराबर भार के पानी निकाला जाएगा। तो जो पानी निकलेगा उसका भी आयतन क्या होगा? आप कहेंगे गुटके के आयतन के बराबर। तो सर विस्थापित पानी का आयतन, तो आप कहिएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब, और जो घनत्व है वो कितना? तो आप कहेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को गुना कर देंगे तो क्या कहिएगा? गुरुजी आंसर हमारा 350 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो पारे का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करें। क्या कहिएगा कि गुरुजी दोनों का घनत्व जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमें यहां पे यूनिट चेंज करने का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। सिंपली यहां पे अपेक्षिक घनत्व की बात की जा रही है, तो पारा का घनत्व अब बटा क्या होगा? जल का घनत्व। आपके 1 से डिवाइड करके क्या कर लेंगे? मतलब सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे सवाल को अभी से मेरे मित्र बिना पेन और पेपर के सॉल्व कीजिएगा। सिर्फ क्या कहेंगे? अपेक्षिक घनत्व, मतलब जो पदार्थ है उसका घनत्व और जल के घनत्व दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, और करेंगे तो क्या कहिएगा? गुरुजी 13.6 को 1 से डिवाइड करके हमको क्या मिलेगा? उतना ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि केरोसिन का घनत्व 0.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, तो इसका अपेक्षिक घनत्व निकालें। क्या यह सवाल आपसे बनेगा?
क्या ये सवाल आपसे बनेगा? आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी बिल्कुल बनेगा, और बिना पेन पेपर के बनाएंगे। कह रहा है कि केरोसिन का घनत्व, तो केरोसिन का घनत्व 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। जल का घनत्व कितना होता है? आप कहेंगे 1000 केजी पर मीटर क्यूब, तो उसको हम लोग 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और 8.0 इंटू 10 टू द पावर 3 बटा 10 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 0.8। बहुत सारे छात्र कहेंगे गुरुजी ये अपने अपने मुंह जबानी आप सॉल्व कर दिए। तो चला ध्यान दो, आपको ये चीज याद रखना होगा कि जल का घनत्व, जल का घनत्व अगर केजी पर मीटर क्यूब में पूछा जाए तो कितना होगा? आप याद रखेंगे 1000 केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन जल का घनत्व अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कहेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे। तो आप बताओ कि 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, तो एकरा हम 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब कह देंगे तो कोनो दिक्कत हो जाएगा? चला आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो पूछा जा रहा अपेक्षिक घनत्व, तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3 किसका? तो सर जी केरोसिन का। और द्रव का कितना होगा? तो आप कहेंगे 10 टू द पावर 3। कौन गलत बोल दिए? 0.8। चला बताओ। तो ऐसे सवाल को मेरे मित्र मैंने इसीलिए दिया है ताकि आप मुंह सॉल्व करो, और आपको ऐसे सवाल सर धक से ना लगे। नहीं तो कई छात्रों को लगता है सर न्यूमेरिकल, बाप रे बाप, करेजे जरा देगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूला मालूम है, फटाफट सॉल्व होगा। बस इंप्लीमेंटेशन हर एक टाइप के सवाल पे एक बार कर लीजिएगा, आपका काम तमाम हो जाएगा। और अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि एक ठोस का हवा में भार 10 न्यूटन और जल में भार 8 न्यूटन है, तो ठोस के पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करें। मेरे मित्र क्या कह रहा है कि कोई ठोस है, उसका हवा में भार 10 न्यूटन है, और जब उसको जल में डुबोया जाता है तब उसका भार 8 न्यूटन है, तो ठोस पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा? याद रखिएगा, यह आपके लिए नया होगा। यहां पे मैं लिख दूं कि ठोस का अपेक्षिक घनत्व, ठोस का अपेक्षिक घनत्व, ठोस का अपेक्षिक घनत्व किसके बराबर होगा? आप सभी याद रखिएगा, ठोस का वायु में भार, ठोस का वायु में भार बटा ठोस को द्रव में डुबोने पर, ठोस को द्रव में डुबोने पर यहां पे डूबने लिख दिए हैं, चला डुबोने पर आई, या ठोस को द्रव में डुबोने पर ठोस का आभासी भार, ठोस का आभासी भार, यह सही रहेगा। ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा चला, कि ठोस का वायु में भार बटा ठोस को द्रव में डुबोने पर ठोस का आभासी भार क्या होगा? आप सभी याद रखेंगे ठोस का अपेक्षिक घनत्व होगा। आप कहेंगे गुरुजी कैसे हम समझेंगे? तो याद कीजिए, मैंने आपको पीछे के सेशन में एक सवाल बताया था कि किसी वस्तु का या किसी ठोस का वायु में भार 10 न्यूटन है, और जैसे ही उसको द्रव में डुबोया गया तो उसके भार में उसका जो भार है वो 8 न्यूटन हो गया। तो आपसे ये पूछा गया था कि जो आपका आभासी कमी थी वो कितना था? तो आपने खट से बोला कि 10 माइनस 8, यानी कि आभासी कमी 2 न्यूटन का था। तो चला यह चीज यहां पे न कहा जा रहा है कि ठोस को द्रव में डुबोने पर ठोस का आभासी कमी, तो 10 न्यूटन का है कोई वस्तु हवा में, ओकरा जल में डुबा दिया तो 8 न्यूटन का हो गया, तो आभासी भार कितना हुआ? जो कमी वाला भार है कितना? आप कहेंगे 2 न्यूटन। तो वही चीज यहां पे थोड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ था। क्या कहिएगा कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अब हम ये कह सकते हैं कि ठोस का जो अपेक्षिक घनत्व होगा, ठोस का वायु में भार कितना है? 10 न्यूटन। अब ठोस को द्रव में डुबोने पर ठोस के आभासी भार में कमी कितनी आएगी? तो आप कहेंगे सर जो हमारा वास्तविक भार है माइनस क्या होगा? आभासी भार। वो किसको बताएगा? भार में कमी को बताएगा। तो यहां पे हम 10 माइनस 8 लिख दे चला। आप कहिएगा गुरुजी 10 बटा 2 ये हो गया 5 न्यूटन। तो सॉरी यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अपेक्षिक घनत्व, तो न्यूटन नहीं होगा चला। आपका अपेक्षिक घनत्व कितना हो गया? आप कहेंगे 5, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा सवाल मिले तो सॉल्व उसको इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी नहर में जल की गहराई 200 मीटर है और जल के कारण नहर के पेंदे पर दाब ज्ञात करें। बताओ ना बनेगा? बताए है ना चले। द्रव के दाब इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? द्रव में दाब इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? द्रव में दाब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एच डी और जी। जहां एच क्या है चला, आप सभी कहिएगा गहराई है गुरुजी,
डी क्या है, द्रव का घनत्व, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो आपके क्वेश्चन में जल की गहराई दे दिया गया है कितना, 200 मीटर। तो आप कहेंगे गुरुजी H इक्वल टू तो हमारा 200 मीटर होगा, बिल्कुल। डी यानी कि डेंसिटी कितना होगा, तो जल की बात की जा रही है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी डेंसिटी हम 1000 केजी पर मीटर क्यूब कहेंगे। अब यहां पे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब क्यों नहीं लिए, क्योंकि सर हाइट तो मीटर में दिया हुआ है, तो एसआई यूनिट में एसआई यूनिट चलेगा, सीजीएस में सीजीएस चलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब मेरे मित्र जी का वैल्यू तो फिक्स ही है, कितना लेना है, आप कहेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस लिए, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। एग्जैक्ट वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप कहेंगे गुरुजी हम सभी कह सकते हैं एच डी जी से कि एच का वैल्यू 200, डी का वैल्यू 1000 केजी पर मीटर क्यूब और जी का वैल्यू आप कहेंगे 10, 2 3 2 5 1 6, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। चला जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि किसी नहर में जल की गहराई 200 मीटर है, जल के कारण नहर के पेंदे पर दाब ज्ञात करें। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब, प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा, बताइए ना बनेगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी जब प्रेशर हमारा फोर्स F और एरिया A रहता है तो कुछ इस तरीके से होता है, P इक्वल टू F बटा A। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि बल को 4 गुना कर दिया जाए, यानी कि नया बल जो है वो 4F हो जाए और जो एरिया A डैश है वो क्या हो जाए, तो सर A बटा 2 हो जाए। तब आपसे पूछा जा रहा है कि P डैश इक्वल टू व्हाट, क्या कहोगे, क्योंकि गुरुजी फॉर्मूला तो वही रहेगा। P डैश इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, आप सभी कहेंगे F डैश बटा A डैश लेंगे। अब F डैश कितना है, 4F। अब A डैश कितना है, A बटा 2, चिला 4F इंटू ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 बटा A, और भाई मेरे ये 8 इंटू क्या हो जाएगा, F बटा A। अब ये F बटा A क्या है, आप कहेंगे सर प्रारंभिक प्रेशर, तो हम इसको 8P लिख सकते हैं। सवाल क्या करा जा रहा है, यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब, प्रारंभिक दाब का कितना गुना, आप कहेंगे 8 गुना। तो ये 10 सवाल आपके मास, डेंसिटी और प्रेशर से थे, जो कि मेरे मित्र आपके ALP CBT1 और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और खास करके रेलवे में मेरे मित्र ऐसे सवाल आपको लगातार देखने को मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब ऐसे सवाल आपको परेशान नहीं करेगा, और साथ ही उम्मीद ये भी है कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।